आज से लगभग 500 वर्ष पहले मिथिला राज्य में भरोरा नाम का एक गांव था। इसी गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार में विधवा ब्राह्मणी और उसके 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम गोनू और छोटे पुत्र का नाम भोनू था। गोनू बड़ा ही चतुर, हाजिर जवाब और प्रखर बुद्धि का युवक था। सारे गांव में उसकी अक्लमंदी की चर्चा रहती थी। उसने पिता की मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारी संभाल रखी थी। थोड़ी सी खेती में ही घर का ठीक प्रकार से गुजारा हो जाता था। वृद्ध माँ अपने बेटे की बुद्धि और परिश्रम से प्रसन्न रहती थी। माँ को अपने छोटे बेटे की बहुत ही फिक्र होती। माँ को लगता था कि उसके बाद उसके छोटे बेटे भोनू का जाने क्या होगा। इस बारे में उसने एक दिन गोनू से बात की। बेटा गोनू, अब मेरी उम्र हो चुकी है। भगवान के घर से कभी भी बुलावा आ सकता है। माँ ने उदास होते हुए कहा, बेटा मुझे तेरी फिक्र तो नहीं है। ईश्वर की दया से तेरे पास बुद्धि बल है जो किसी भी परिस्थिति में इंसान का साथ नहीं छोड़ता। मगर भोनू की फिक्र है। वह साधारण बुद्धि का लड़का है। माँ, तू बबुआ की फिक्र क्यों करती है? मैं हूं ना, मेरा भरोसा कर। बबुआ को मेरे जीते जी कोई परेशानी नहीं होगी। माँ ने कहा, भगवान तुझे सदा खुश रखे बेटा। अब मैं चैन से मर सकूंगी। वृद्धा की आंखों में संतोष के भाव आए। कुछ दिनों बाद गोनू का विवाह हो गया। उसकी पत्नी बड़ी ही सुशील और पतिव्रता स्त्री थी। स्वयं गोनू भी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वह काली माँ के उपासक थे और नित्य प्रति पूजा करते थे। सारा गांव कहता था कि गोनू झा को माँ काली की कृपा से ही इतनी बुद्धि प्राप्त हुई है। अपनी छोटी मोटी सभी समस्याओं को लेकर गांव वाले गोनू झा के पास आते और गोनू झा चुटकी में उनकी समस्याओं का समाधान कर देते। जैसा कि अक्सर होता है, धन और कीर्ति बढ़ जाने पर आदमी से कुछ ईर्ष्यालु लोग और भी ज्यादा ईर्ष्यालु हो जाते हैं। ऐसे ही गोनू झा के साथ भी हुआ। गांव के कुछ लोग उनसे द्वेष रखने लगे, परंतु गोनू झा को ना तो किसी का भय था और ना ही किसी से कोई मतलब। वह अपना काम सफल करने की विद्या जानते थे। उनकी बुद्धि के समक्ष उनके विरोधी भी नतमस्तक हो जाते। आवश्यकता पड़ने पर गोनू झा अपने बुद्धि बल से विरोधियों से भी अपना कार्य सहज ही करवा लेते थे। यद्यपि गोनू झा बहुत ही धनी ना थे, पर उनके परिवार का गुजारा ठीक से हो जाता था। उनकी पत्नी एक कुशल गृहिणी थी और उनका बहुत ही सम्मान करती थी। गोनू झा के विवाह के कुछ समय पश्चात ही उनकी माता का देहांत हो गया। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार गोनू झा ने भली प्रकार से माता का दाह संस्कार किया। गांव में भोज प्रथा का चलन होता है। कोई पैदा हो या मर जाए, दोनों ही परिस्थितियों में भोज करना होता है। गोनू झा भी विचार कर चुके थे कि वह भी अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी माता का भोज करेंगे, परंतु उनके विरोधी तो जैसे इस अवसर की ताक में बैठे हुए थे। विरोधियों ने मिलकर योजना बनाई कि किस तरह से गोनू झा को महाभोज के लिए उकसाया जाए। उनके विरोधियों में सबसे बड़ा नाम था दुर्जन सिंह। दुर्जन सिंह और उसके साथी मिलकर उनके घर पर मातम पुरसी करने के लिए पहुंचे। इधर उधर की बातें हुई। फिर एक ने बात छेड़ दी, झा जी, माता जी के भोज का क्या विचार है? विचार क्या भैया, अपने सामर्थ्य के अनुसार तो करूंगा ही। गोनू झा ने कहा, अब प्रथा तो मैं तोड़ नहीं सकता। यह ठीक बात है। दूसरे ने कहा, वैसे भी आप ब्राह्मण हैं, आसपास के 25 गांव में आपका आना जाना होगा। किसी भी गांव में कैसा भी भोज हो, आपको निमंत्रण आ ही जाता है। हाँ, सो तो है। तीसरा बोला, भाई, अपने गोनू झा की प्रसिद्धि दूर दूर तक जो फैली है, सब तो इन्हीं से राय लेने आते हैं। इस हिसाब से तो झा जी को 25 गांव का महाभोज करना ही चाहिए। वो तो करेंगे ही, माता जी की आत्मा की शांति के लिए और गोनू झा की चारों ओर फैली हुई कीर्ति के लिए यह आवश्यक भी है। सबका मुंह मीठा होना चाहिए। अरे, माँ काली का दिया हुआ सब कुछ है इनके पास। माता जी स्वर्ग में बैठी आशीर्वाद देंगी और फूली ना समाएंगी। गोनू झा खामोशी से उनकी बातें सुनते रहे। वह समझ भी रहे थे कि वह लोग क्या षड्यंत्र कर रहे थे,
पर फिलहाल उन्होंने खामोश रहना ही ठीक समझा। आवश्यक था कि पहले शत्रु पक्ष की सारी चालें जान जाएं, और गोनू झा की तो एक ही चाल उन सब पर भारी पड़ने के लिए सक्षम थी। तभी उनमें से एक फिर से बोला, भाई गोनू झा तो कुछ बोल ही नहीं रहे, अब सब कुछ तो आपने बोल ही दिया है। गोनू झा ने कहा, चार पंचों की बात टालना तो कभी उचित नहीं होता। इसका मतलब महाभोज होगा? भाई वाह, ऐसा सपूत बेटा भगवान हर किसी को दे। चलो भाई, गांव वालों को खुशखबरी सुनाते हैं कि अपने गोनू झा अपनी माता की आत्मा की शांति के लिए 25 गांव का मीठा भोज कर रहे हैं। विरोधी दल ने खुश होकर कहा। विरोधी दल के दुर्जन सिंह और उसके साथी बहुत ही खुश होकर चल दिए। वे आपस में बातें करते हुए जा रहे थे कि क्या खूब फंसाया चतुर गोनू झा को। अब सब आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा बच्चू को। बड़ा सयाना बना फिरता है, अरे किसी को कुछ समझता ही नहीं। अब जब घर के बर्तन भांडे बिक जाएंगे तब पता चलेगा, मजा आ जाएगा। मीठे का महाभोज ऐसे ही हो जाता है क्या? मैं तो भाई छक कर खाऊंगा, एक ने हंसकर कहा। और कौन तुमसे कम खाता है, देखना गोनू झा का दिवाला निकाल देंगे। सब ठट्ठा लगाकर हंसने लगे। सारे गांव में यह बात फैला दी गई। जो भी सुनता वो हैरान रह जाता। गोनू झा की आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं थी, यह बात सब लोग जानते थे। लोग आपस में बातें करने लगे, लगता है कोई गड़ा खजाना मिल गया है गोनू झा को। जितने मुंह थे उतनी बातें, पर मीठे भोज की खुशी सबको थी। 10-20 साल में कभी पहली बार ऐसी दावत मिलती थी। उधर गोनू झा अपनी पत्नी के पास पहुंचे तो उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी, जबकि पत्नी की हवाइयां उड़ रही थीं। यह क्या कर रहे हैं आप? 25 गांव के मीठे भोज की हामी भर ली? आसान काम समझ लिया क्या? घर की स्थिति से अनजान हो क्या? अरे भगवान, हामी मैंने नहीं भरी। गोनू झा मुस्कुराए। यह तो उन लोगों की अपनी योजना थी, तो आपको विरोध करना चाहिए था। उन लोगों ने जैसा सोचा है वैसा ही होगा। पर कैसे होगा? यह मैं करूंगा ना। लगता है आपने कुछ सोच लिया है। अब जब दुश्मन वार करे तो चुप तो नहीं बैठा जाता। तुम देखना कि कैसे मैं उन लोगों की मनमर्जी करता हूँ। पत्नी के माथे से चिंता की लकीरें हट गई। अपने पति की अकल पर उसे पूरा विश्वास था। उधर महाभोज की बात उस गांव से निकलकर और गांव में पहुंच गई। लोग शोक व्यक्त करने के लिए आने लगे। भीड़ बढ़ने लगी। लोग गोनू झा की तारीफें करते ना थकते। गोनू झा बस मुस्कुराते रहते। भोज का दिन भी करीब आ रहा था। गोनू झा बाजार से बैलगाड़ी भरकर पत्तल लेकर आए। अब तो कोई संशय बाकी ही न था। भोज के लिए एक दिन पहले 25 गांव में निमंत्रण भेजा गया। गोनू झा ने भोज की व्यवस्था खेत में की और सबसे अपील की कि 11 बजे तक सब आ जाएं। अगले दिन प्रातःकाल से ही भरोरा में भोज खाने वालों का आना शुरू हो गया। गोनू झा सबको कतार में बिठा रहे थे और उनके सामने पत्तल रख रहे थे। विरोधी परेशानी में थे कि कहीं कोई हलवाई, कोई भट्टी तो नजर आ नहीं रही। कैसा मीठा महाभोज था ये। 12 बजते बजते 25 गांव के आदमी खेत में कतारों में बैठ गए और मीठे की प्रतीक्षा करने लगे। तब गोनू झा के आदेश पर उनके मित्र वर्ग ने मीठा परोसना शुरू किया। पर यह क्या, पत्तलों पर 4-4 इंच के गन्ने के टुकड़े परोसे जा रहे थे। खाने वाले हतप्रभ और विरोधी दल हक्का बक्का। तब कुछ बुजुर्गों ने क्रोध से भरकर गोनू झा को फटकारा। गोनू झा, यह सब क्या है? एक बुजुर्ग लाल आंखें करके बोले, तुमने हम सबका अपमान करने के लिए यहाँ पर बुलाया है? जब तुम्हारी औकात ही नहीं थी तो क्यों 25 गांव को निमंत्रण भेजा? काका, आप अकारण ही क्रोधित हो रहे हैं। गोनू झा मीठे नरम स्वर में बोले, मैंने क्या त्रुटि कर दी है? गन्ना ही तो है सभी मिठाइयों का मूल। क्या गन्ने के बिना किसी मिठाई की कल्पना की जा सकती है? आप सबका मुंह मीठा हो जाएगा और मेरी माता की आत्मा को शांति मिल जाएगी। क्या यह मीठा नहीं है? बुजुर्ग नरम पड़ गए। गोनू झा की बात सही जो थी। बेटा, यह बात तो ठीक है। एक और बुजुर्ग ने कहा,
मीठा तो यह सबसे अच्छा है, परंतु तुम्हें इतना बखेड़ा फैलाने की क्या जरूरत थी? अपनी माता की आत्मा की संतुष्टि के लिए 13 ब्राह्मणों को भोज करा देना ही पर्याप्त था। काका गोनू झा ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने कोई बखेड़ा नहीं फैलाया। मैं तो अपने सामर्थ्य के अनुसार ही भोज कराने वाला था। अपने गांव और अपने खास मित्रों को भोज करवाने लायक व्यवस्था तो मेरे पास थी। पर गोनू झा ने खंजर की तरह उंगली विरोधी दल की तरफ उठाई, जहां पर दुर्जन सिंह और उसके साथी लोग बैठे थे, और गोनू झा ने कहा, ये मेरे गांव के गणमान्य लोग थे जिन्होंने मेरी हामी के बिना ही जबरदस्ती मेरे ऊपर मीठे के महाभोज का भार लाद दिया। इन लोगों का कहना था कि मुझे कैसे भी करके महाभोज करना ही होगा। साथ ही इन्होंने सारे गांव और आसपास के गांव में भी प्रचार कर दिया। अब आप ही बताइए मैं क्या करता। विरोधी दल को मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिल रही थी, और तब सब गांव वाले मिलकर दुर्जन सिंह और उसके साथियों को कोसने लगे। आखिरकार विरोधियों को वहां से भागना ही पड़ा। भाई मान गए गोनू झा को। 25 गांव का मुंह भी मीठा करा दिया और दावत का खर्चा भी बचा लिया, और उन लोगों को भी भरी समाज में शर्मिंदा भी कर दिया जो किसी कारण उनका दिवाला निकालने की सोच रहे थे। सब तरफ गोनू झा की तारीफ हो रही थी। सब लोग गोनू झा की तारीफ करते करते अपने अपने घर पहुंच गए। गोनू झा ने जब ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई तो वो फूली ना समाई। जरा से खर्च में महाभोज करने का चमत्कार गोनू झा के अलावा और कौन कर सकता था। चंद्रभूषण अपने माता पिता की इकलौती संतान था। वो अक्लमंद होने के साथ साथ बहुत ही फुर्तीला भी था। उसके पिता नगर के बड़े व्यापारी थे और नगर में उनका अच्छा नाम भी था, परंतु व्यापार में कुछ गलत निर्णय लेने के कारण उन्हें बहुत ही नुकसान सहना पड़ा और उन्होंने व्यापार में अपना सब कुछ खो दिया। चिंता के कारण पिता बीमार पड़ गए और 2 साल के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। थोड़ी बहुत जो जायदाद थी उसे बेचकर चंद्रभूषण की मां ने कर्ज चुकाया। जीने के लिए कोई और रास्ता न था तो चंद्रभूषण की मां लोगों के घरों में काम करने लगी। वो अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर उसे योग्य बनाना चाहती थी। अब चंद्रभूषण कुछ बड़ा हो गया तो उसे मां का दूसरों के घरों में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। इस बारे में वो मां से झगड़ा भी कर लेता। इसी वजह से उसकी मां बहुत ही अशांत रहती थी। पिता नहीं रहे, इज्जत से जीवन बिताने के लिए धन नहीं रहा। इसी को लेकर चंद्रभूषण सोच में पड़ा रहता और हर बात पर वो मां से नाराज होने लगा। वो हमेशा इसी सोच में पड़ा रहता कि तुरंत धनवान कैसे बन जाऊं और बिना किसी चीज की कमी के कैसे जीवन बिताऊं। वो धनवान बन जाने के रास्ते ढूंढने में लग गया। चंद्रभूषण ने कुछ लोगों से सुना था कि लोहा, पीतल इन जैसी धातुओं को मंत्र के द्वारा सोने में बदला जा सकता है और इसे पारस विद्या कहते हैं। उसने ये भी सुन रखा था कि ये विद्या योगी, वैरागी, सन्यासी लोग जानते हैं। चंद्रभूषण ने फैसला किया कि जैसे भी हो वो इस विद्या को सीखेगा और देखते ही देखते धनवान बन जाएगा। वो हमेशा इसी को लेकर सोचने में लगा रहता। तब से लेकर गांव में कोई भी बैरागी या योगी आता तो चंद्रभूषण उसके पीछे पीछे घूमता फिरता रहता। जो भी बैरागी सन्यासी गांव में आए उन सब ने साफ साफ कह दिया कि वे इस विद्या को नहीं जानते। वो चंद्रभूषण से भी ये कहते कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है तो उन्हें सोने की कोई जरूरत ही नहीं है। कुछ सन्यासियों ने यह भी कहा कि ऐसी कोई विद्या होती ही नहीं। वो चंद्रभूषण को भी डांटते थे और कहते कि छोटे बच्चों को ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उनकी बातें सुनकर भी चंद्रभूषण के मन में कोई बदलाव ना आया। उसकी माँ भी समझ नहीं पा रही थी कि कैसे ये भूत चंद्रभूषण पर सवार हो गया और इसका वर्ताव ऐसा क्यों है। एक रात को माँ ने चंद्रभूषण से कहा, तुम कल पाठशाला क्यों नहीं गए? लेकिन चंद्रभूषण चुप रहा। माँ ने यही सवाल दोहराया।
इससे नाराज होकर चंद्रभूषण बिना कुछ बोले वहां से चला गया। बेचारी माँ को बहुत ही दुख हुआ और वो कुछ ना कह पाई। घर के बाहर निकलकर चंद्रभूषण इधर उधर भटकता रहा और गांव के पुराने मंदिर में जाकर बैठ गया। आधी रात के वक्त उसे किसी की आवाज सुनाई दी तो वो उठ बैठा। उसने देखा कि एक साधु वहां मंदिर में था और मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। चंद्रभूषण धीरे धीरे उसके पास गया और उसे देखने लगा। तभी साधु ने चंद्रभूषण की तरफ देखा और कहा, तुम चंद्र हो ना? चंद्रभूषण अपना नाम एक अनजान आदमी से सुनकर हैरान रह गया। फिर उसने चंद्रभूषण को उसी के बारे में सारी बातें बताईं। चंद्रभूषण के आश्चर्य की सीमा ना रही। इसके पहले उसने सब साधुओं से जैसा पूछा था उसी तरह का सवाल इस साधु से भी पूछा, क्या आपको पारस विद्या मालूम है? साधु ने हाँ में सिर हिला दिया। चंद्रभूषण बहुत ही खुश हो गया। उसने साधु से विनती की कि मैं आपके साथ आऊंगा, कृपया आप मुझे ये विद्या सिखाइए। पुत्र चंद्रभूषण, पारस विद्या का अर्थ है रसशिला। उसके स्पर्श करने से ही कोई भी धातु सोने में बदल जाती है। ये बड़ी ही रहस्यमयी विद्या है। ये विद्या तुम्हें सिखाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किंतु ये बोलते बोलते साधु रुक गया। चंद्रभूषण ने पूछा, रुक क्यों गए स्वामी, बताइए। साधु ने कहा, इस विद्या को सीखने के लिए बहुत मेहनत और एकाग्रता की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है। चंद्रभूषण ने पूछा, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, कृपया बताइए। साधु ने कहा, विद्या को सीखने के लिए मन को एकाग्र करो, अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। उसके लिए खूब पढ़ो, उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करो। जो भी अच्छा मौका तुम्हारे हाथ में आए उसका सही इस्तेमाल करो। अपने को दूसरों की तुलना में कम मत समझो। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए हर पल मेहनत कर रही है, उसकी सहायता करो। इस विद्या को साधने के लिए कितने उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, उसके लिए अपने शरीर को मजबूत बनाओ। जब मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम इस विद्या को सीखने के लिए योग्य हो गए हो तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और पारस विद्या सिखाऊंगा। ये कहकर वो साधु चले गए। अब चंद्रभूषण भी एक निर्णय पर आया। माँ के आते ही वो पाठशाला जाने को तैयार हो गया। बेटे में आए इस परिवर्तन से माँ बहुत ही खुश हो गई। पहले पहले तो चंद्रभूषण को ऐसा करने में बहुत ही तकलीफ महसूस हुई, परंतु धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई में लगने लगा। अब उसका पूरा ध्यान पढ़ने पर ही केंद्रित था। माँ, अध्यापक सब उसकी तारीफ करने लगे। मेहनत और मन की शक्ति से सब कुछ किया जा सकता है, ये आत्मविश्वास उसमें दृढ़ होता गया। अब वो खुश दिखने लगा। अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था कि एक दिन वो साधु चंद्रभूषण के घर पर आया और उसने कहा, चंद्रभूषण मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पारस विद्या सिखाऊंगा। चंद्रभूषण ने कहा, अब मुझे पारस विद्या सीखने में कोई रुचि नहीं है। तब साधु ने कहा, अब तक मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, अब आने से इनकार क्यों करते हो, ऐसे कैसे होगा। परंतु चंद्रभूषण ने दृढ़ता भरे स्वर में कहा, क्षमा कीजिए, मैं नहीं आ सकता। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटे चंद्रभूषण, पढ़ाई की विद्या के लिए अब तुम में श्रद्धा काफी बढ़ गई है, आत्मविश्वास बढ़ गया है। इसी कारण से तुम पारस विद्या को सीखने से इनकार कर रहे हो। मैं भी यही चाहता था कि तुम में ऐसा ही परिवर्तन आए। विद्या से बढ़कर कोई धन नहीं होता। साधु ने आगे कहा, अपनी ही ताकत से साधे जाने वाले कर्म का ही मूल्य बड़ा होता है। मनुष्य के अंदर ही पारस छुपा है। मेहनत और एकाग्रता से ही सारे काम किए जा सकते हैं। इसी पारस विद्या को मैं जानता हूँ। असल में मैं तुम्हारे पिता का एक पुराना मित्र हूँ। जब वो जीवित थे तो उन्होंने मेरी बहुत ही मदद की थी, जिसके लिए मैं आज भी उनका आभारी हूँ। मैं 2 साल से तुम्हें देखता आ रहा हूँ और तुम्हें सही रास्ते पर लाना मेरी जिम्मेवारी थी, इसीलिए मैंने साधु का वेश बनाया। ये कहते हुए वो अपनी नकली दाढ़ी मूंछ उतार देता है और अपना असली रूप दिखाता है। चंद्रभूषण हैरानी से उसे देखता रह गया। तभी चंद्रभूषण की माँ वहां पर आई
और अपने पति के मित्र को धन्यवाद किया, क्योंकि उसने बेटे को सही रास्ते पर लाने में मदद की थी। चंद्रभूषण समझ गया कि कड़ी मेहनत और अनुशासन से ही प्राप्त की गई योग्यता को असली पारस विद्या कहते हैं, जो साधारण जीवन को सोने जैसे सुखी जीवन में बदल सकती है।